दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए धमाकेदार एक्शन फिल्म लेकर आया हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए क्योंकि आज की एक्सप्लेनेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। वो खंभे जितनी मोटी गर्दन वाला आदमी फिर से सामने आया। फर्क बस इतना था कि इस बार वो सिर्फ गर्म मिजाज जिद्दी बंदा नहीं, एक ऑल पावरफुल सुपर डैड था जो अपने चुपके से दूर ले जाए गए बेटे की हिफाजत के लिए बिना कुछ कहे सीधे मौत के खेल में कूद पड़ा। कहानी इससे ठीक 24 घंटे पहले पर लौटती है। ब्रायन एक मध्यम उम्र का अकाउंटेंट आखिरकार अपनी सच्ची मोहब्बत तक पहुंच चुका था और अब ठान चुका था कि उसे फैमिली मैन बनकर रहना है। छोटे लुकास से रिश्ता बेहतर करने के लिए ब्रायन ने खुद उसके लिए हॉकी मैच सेट किया। मैच में ठीक 1 मिनट बाकी था, तभी होम टीम के हिस्से खेलने वाला ब्रायन अचानक टाइम आउट लेता है और साथियों के विरोध के बावजूद जबरदस्ती लुकास को मैदान पर उतार देता है। एक जोशीला सा पेप टॉक देने के बाद लुकास पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बर्फ पर उतरता है। सबकी उम्मीद भरी निगाहों के बीच वो आती हुई पक को पकड़ भी लेता है। लग रहा था जीत बस एक कदम दूर है, पर किसने सोचा था अगले ही सेकंड लुकास रिंग के बीचों बीच पागलों की तरह भागने लगता है। सच ये है कि उसकी हॉकी स्किल्स 1 मिनट भी नहीं संभल पाती। नतीजा खुश करने वाला नहीं था, फिर भी उसकी मां ब्रायन का शुक्रिया करती है क्योंकि सच में लुकास के दिमाग में क्या चलता है ये कोई नहीं समझ पाता। उसी वक्त ब्रायन को अचानक एहसास होता है कि लुकास कहीं नजर नहीं आ रहा। घबराहट में वो उसे ढूंढने पीछे की तरफ जाता है और लॉकर रूम में घुसते ही देखता है कि टीम के कुछ बच्चे मिलकर लुकास को तंग करने वाले हैं। वो तुरंत आगे बढ़कर बेटे के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है और सपाट आवाज में कहता है, अगर तुमने इसे फिर हाथ लगाया तो मैं वापस आकर तुम सबकी बुरी तरह धुलाई करूंगा। लॉकर रूम से बाहर निकलने के बाद ब्रायन जितना सोचता है उतना ही उसका गुस्सा उबलने लगता है। उसे साफ समझ आ जाता है कि अब अपने बेटे के लिए उसे दुनिया से अलग टक्कर लेनी पड़ेगी। ब्रायन तुरंत वापस जाकर उन लड़कों से हिसाब चुकता करना चाहता था, लेकिन लुकास ने उसे रोक दिया। लुकास बोला, ये तो रोज होता है, वो अब इसकी आदत डाल चुका है। बेटे की उदास पीठ दूर जाती देख ब्रायन की भौहें और सिकुड़ गईं, पर अब जब वो लुकास का पिता बन चुका था तो तय कर चुका था कि उसके बड़े होने की हर जिम्मेदारी आखिर तक उठाएगा और जो भी हो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। पत्नी और बेटे को अलविदा कहकर ब्रायन अपनी असली नौकरी पर लौटता है, मगर कंपनी की बिल्डिंग में घुसते ही बॉस नाराजगी की वजह से उसे सीधे निकाल देता है और ब्रायन बेरोजगार हो जाता है। अच्छी बात यह थी कि उसकी पत्नी की कमाई इतनी थी कि घर का पूरा खर्च आराम से चल सके। घर में किसी न किसी को फुल टाइम रहने की जरूरत समझकर दोनों बैठकर बात करते हैं और आखिरकार ब्रायन तय करता है कि वो फुल टाइम डैड बनेगा और पूरा ध्यान लुकास के साथ रहने पर लगाएगा। अगले दिन स्कूल से छुट्टी थी तो सुपर डैड वाली जिंदगी आधिकारिक तौर पर सुबह सुबह शुरू हो जाती है। ब्रायन लुकास के लिए नाश्ता बनाता है और फिर दोनों पिता पुत्र अपना सामान लेकर पार्क पहुंचते हैं, घास पर थोड़ा एक्सरसाइज करने की प्लानिंग के साथ। लेकिन साफ दिखता है कि लुकास अकेले रहना ज्यादा पसंद करता है, तो ब्रायन खुद ही रेस्ट एरिया में जाकर बैठ जाता है। जैसे ही वो बैठता है कुछ खूबसूरत महिलाएं उसके पास आती हैं और पूछती हैं कि क्या वो हैकी सैक हैक थर्सडे में शामिल होना चाहेगा। ब्रायन सोच में पड़ जाता है कि क्या अब इतना बदल गया है लोगों के बातचीत करने का तरीका की है। थोड़ी बातचीत के बाद उसे पता चलता है कि हैकी सैक दरअसल घर पर रहने वाली माओं का एक क्लब है। ब्रायन को काबिल बाप बनना बुरा नहीं लगता, लेकिन किसी ग्रुप में शामिल होने का उसने कभी सोचा नहीं था, इसलिए झट से कोई बहाना बनाकर वहां से खिसक जाता है। ब्रायन एक फुटबॉल उठाकर लुकास के पास जाता है ताकि बेटे के साथ कैच खेल सके। वो हर मूव बड़े साफ और टेक्निकल तरीके से समझाता है, लेकिन ये भूल जाता है कि लुकास बस एक कमजोर खेल से कच्चा मस्तीखोर बच्चा है। साधारण बॉल थ्रो करना भी उसके बस की बात नहीं और बार बार गेंद मिस कर देता है। जो एक और थ्रो खराब होते देख ब्रायन की नजर सामने वाले पिता पुत्र पर पड़ती है जो जोश से फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनकी फिट एनर्जेटिक केमिस्ट्री देखकर उसके अंदर अजीब सा कंपटीशन जाग उठता है। नतीजा ये कि लुकास की हालत जानते हुए भी वो जानबूझकर थ्रो की मुश्किल बढ़ाने लगता है, जैसे खुद से ही होड़ लगा रहा हो। तभी वहां एक भारी भरकम आदमी आता है जिसकी गर्दन और टांगे लगभग एक जितनी मोटी दिखती हैं। वो बड़े उत्साह से ब्रायन को सही तरीके से बॉल फेंकना सिखाने लगता है। देखते देखते दोनों बाप बेटे की जोड़ियां आमने सामने खड़ी हो जाती हैं और ताकत आजमाते आजमाते ब्रायन को जमीन पर पटक देती हैं। दोनों बच्चे यह सब देखकर हक्के बक्के खड़े रह जाते हैं और ये देखकर उस भारी आदमी को भ्रम हो जाता है कि शायद ये चारों अब अच्छे दोस्त बन गए हैं। दोनों बच्चों को अजीब तरह से जल्दी घुलते मिलते देखकर ब्रायन का उसके प्रति गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि लुकास के अटपटी अलग सी सोच वाले स्वभाव के साथ नया दोस्त मिल जाना किसी चमत्कार से कम नहीं बन जा रहे। थोड़ी बातचीत में पता चलता है कि उस आदमी का नाम जेफ है और वो अपने बेटे सीजे के साथ अभी अभी इस इलाके में शिफ्ट हुआ है। ब्रायन को उनके नए घर के बारे
बारे में कुछ अटपटा सा महसूस होता है, इसलिए वो पहले लुकास को लेकर घर जाने का सोचता है। लेकिन अचानक लुकास भागकर आता है और पूछता है कि क्या वह सीजे के घर खेलने जा सकता है, क्योंकि दोनों की बॉन्डिंग बहुत जम रही है। जेफ भी मौके पर बात बढ़ाते हुए ब्रायन को डिनर के लिए इनवाइट कर देता है। ऐसे मिले जुले दबाव के बीच ब्रायन आधे कंफ्यूजेस आधे मानते हुए बस चुपचाप हाँ में सिर हिला देता है। जैसे ही बात खत्म होती है, जेफ जोश में आकर अपने बेटे से हाई फाइव करता है। ये बच्चा सच में ताकतवर निकला। ब्रायन बस मजबूर सा अटपटा मुस्कुरा देता है और जल्दी जल्दी लुकास को लेकर घर लौट आता है। फिर भी कुछ ही देर बाद पिता पुत्र तय समय पर जेफ के घर पहुंच ही जाते हैं। दरवाजे में कदम रखने से पहले ब्रायन लोकेशन पत्नी को भेज देता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो कम से कम उसे पता रहे कि वे कहां हैं। अंदर लुकास की नजर जेफ की मिलिट्री यूनिफॉर्म वाली फोटो पर अटक जाती है। जब उसे पता चलता है कि वो कभी डेल्टा फोर्स में रह चुका है तो उसकी आंखें सचमुच चमक उठती हैं और मुंह से निकल जाता है, ये तो बहुत कूल है। लेकिन जेफ की अगली लाइन बेहद अजीब होती है। वो आराम से बताता है कि उसने अपनी आंखों के सामने 2 आदमियों के सिर उड़ते देखे हैं और एक साथी उसके हाथों में खून बहने से मर गया था। डरावना है ना? ये सुनते ही लुकास की हंसी गायब हो जाती है और ब्रायन के अंदर भी अजीब बेचैनी उठने लगती है। वो माहौल हल्का करने के लिए मजाक करने ही वाला होता है कि जेफ अचानक बंदूक निकाल लेता है। ब्रायन दहल जाता है तो जेफ कहता है, ओह गॉड, शांत रहो, ये तो बस केचप पंप है। मजेदार है ना? ब्रायन वहीं जड़ हो जाता है, समझ नहीं आता क्या बोले। जेफ जब खिलौने समेटने के लिए पलटकर दूसरी तरफ व्यस्त होता है तब ब्रायन खिड़की से बाहर झांकता है और जो नजारा देखता है उससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। इस नए घर में वाकई बहुत कुछ सामान्य नहीं लग रहा। उसके दिल में खतरे की घंटी अब साफ सुनाई देने लगती है, लेकिन ऊपर से वो खुद को शांत दिखाने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि अगर अभी उसने जरा भी जेफ को उकसाया तो ना उसकी ना लुकास की किसी की खैर होगी। ब्रायन को अब पक्का लगने लगा था कि ये बाप बेटा किसी भी तरह नॉर्मल नहीं है और जल्दी ही ये शक सच भी साबित हो गया। अचानक लुकास घबराया हुआ अंदर भागकर आता है और कहता है कि पिछवाड़े में कोई आदमी खड़ा उन्हें घूर रहा है। ये सुनते ही जेफ का चेहरा सख्त हो जाता है। वो सीधे दरवाजे की तरफ जाता है, कुछ सेकंड बाहर झांक कर देखता है, फिर इतना बनावटी मुस्कुराता है कि साफ दिख जाता है कि बात गड़बड़ है और फौरन बच्चों को बाहर ले जाकर लंच करने का सुझाव दे देता है। उसी समय कहीं दूर किसी की स्नाइपर राइफल की नली सीधे उसके सिर की तरफ तनी हुई होती है। कुछ देर बाद चारों एक बच्चों वाले रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। बच्चों के लिए तो हमेशा की तरह खेलना खाने से ज्यादा जरूरी होता है। सीजे जंगल जिम पर एक हाथ से पुशअप्स करता है, बीच बीच में पुलअप्स भी दिखा देता है। ये देखकर ब्रायन दंग रह जाता है और भी पक्का हो जाता है कि ये बाप बेटे बिल्कुल सामान्य नहीं है। तभी जेफ अचानक बात मोड़कर पूछता है कि ऐसा पिता कैसे बना जाए जिसे उसका बच्चा सच में प्यार करे। ब्रायन उसकी बातों में उलझ जाता है, खुद ही भावुक होकर अपने परिवार की कहानी बताने लगता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि उसी समय जेफ दरवाजे के बाहर खड़े काले कपड़ों वाले एक शख्स को टकटकी लगाकर देख रहा है। उसका पहले वाला रिलैक्स चेहरा एकदम तनाव से भर जाता है। उसके बाद वो ब्रायन की बातों पर ध्यान ही नहीं देता, उठकर उस आदमी के पीछे निकल पड़ता है। जिस क्षण वो शख्स स्टाफ रूम में घुसता है, जेफ काउंटर पर जाता है और टोकन के बदले 2 बेहद लंबी सॉसेज ले लेता है। अगली चाल की तैयारी शुरू हो चुकी है। जेफ जाते जाते गेम टोकन से भरा एक कप भी उठाकर जेब में भर लेता है। इतना इंतजाम करके वो भारी सा बैग उठाता है और स्टाफ रूम का दरवाजा धक्का देकर खोल देता है। अंदर घुसते ही माहौल पूरी तरह अफरा तफरी में बदल जाता है। मैस्कॉट की पोशाक पहने लोग इधर उधर भागते हैं, किसी से टकराते हैं, सामान उलट पुलट हो जाता है, लेकिन आखिर में जेफ अपने स्लेज हैमर जैसे मुक्के से उस काले कपड़ों वाले आदमी को बेहोश करने में कामयाब हो जाता है। वो उसके चेहरे पर घूंसा बरसाते हुए पूछता है कि उसने उसका पता कैसे लगा लिया, मगर जोर इतना ज्यादा होता है कि बंदा वहीं बेहोश हो जाता है, जवाब देने की हालत में ही नहीं रहता। उधर ब्रायन पर फॉक्स मैस्कॉट की चिपकू हरकतें अलग मुसीबत बन चुकी हैं। वो किसी दवाई की पट्टी की तरह उसके साथ चिपका हुआ, कभी गले लगाने की जिद, कभी फोटो की फरमाइश। साफ लग रहा है कि वो जबरदस्ती उसे स्मारक फोटो की शिकार लिस्ट में डालना चाहता है। ये फोर्स्ड सेल्फी टाइप ड्रामा ज्यादा हो जाता है और ब्रायन वैसा आदमी नहीं जो यूं ही सर झुका दे। वो एक जोरदार मुक्का जड़ता है और मैस्कॉट तुरंत पीछे हट जाता है। तभी लुकास और सीजे भी दौड़ते हांफते पसीने में लथपथ वहां आ जाते हैं और खाने की फरमाइश करते हैं। ब्रायन को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पता चलता है कि सीजे ने जिंदगी में कभी पिज्जा तक नहीं खाया। वो चौंक कर पूछता है, तेरे डैड ने कभी पिज्जा खिलाने नहीं लाया? जवाब मिलता है, वो मेरे पापा नहीं है। तो फिर कौन है? पता नहीं, वो बस मुझे यहाँ ले आया। ये सुनते ही ब्रायन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके दिमागन में तुरंत एक डरावना ख्याल कौंधता है, क्या जेफ असल में बच्चों का तस्कर है? वो फटाफट दोनों बच्चों को पक्का कर सीधे सर्विस काउंटर तक ले जाता है और घबराहट में स्टाफ से मदद की गुहार लगाने लगता है, लेकिन उसकी मजबूत भारी बॉडी और गुस्से से तनी हुई शक्ल देखकर उल्टा स्टाफ को उसी पर शक होने लगता है, मानो वही कोई खतरनाक आदमी हो। रेस्टोरेंट के स्टाफ को पक्का यकीन हो जाता है कि ब्रायन ही बच्चों
बच्चों का किडनैपर है। ऊपर से मुसीबत ये कि फॉक्स मैस्कॉट भी आगे बढ़कर उसका माहौल और बिगाड़ने लगता है। अच्छा ये हुआ कि ठीक उसी पल जेफ वहां आ धमकता है। वो कंधे से जोर मारकर फॉक्स मैस्कॉट को हटाता है और दोनों बच्चों को पकड़कर सीधे बाहर की तरफ घसीट ले जाता है। ब्रायन कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन मजबूरी में पीछे पीछे चल पड़ता है। जेफ के पास समझाने की फुर्सत नहीं। पीछे से गुस्से में फॉक्स मैस्कॉट उनका पीछा कर रहा है और उसके पीछे काले कपड़ों वाला आदमी। ऊपर से दूर सड़क पर एक और संदिग्ध गाड़ी नजर आ रही है। ब्रायन पूरी तस्वीर समझ पाता इससे पहले ही ब्लैक सूट वाला बंदा बंदूक निकालता है और सामने भागते मैस्कॉट को बिना रहम एक ही गोली में ढेर कर देता है। ये देखकर ब्रायन के तोते उड़ जाते हैं और वो खुद ब खुद जेफ की कार में घुसकर बैठ जाता है। लेकिन असली डर ये है कि वो आदमी अपने कार में साथियों के साथ पहले से तैयार था। सब गाड़ियां एक साथ एक्सीलरेटर दबाकर उनके पीछे लग जाती हैं। ब्रायन डर के मारे कुछ बोल नहीं पाता, फिर भी पीछे सीट पर बैठे बेटे को शांत करने की कोशिश करता रहता है। अभी वो जेफ की रेसिंग जैसी ड्राइविंग के हिसाब से खुद को एडजस्ट ही कर रहा होता है कि सामने ओवरपास पर बैठे स्नाइपर की बंदूक सीधी उनकी कार की तरफ तनी दिखती है। किस्मत से वे बाल बाल मौत से बच निकलते हैं, लेकिन ब्रायन के मुंह से गाली निकल ही जाती है। वो चीख कर जेफ से पूछता है, तुम आखिर हो कौन? ऐसे पागल लोगों के चक्कर में कैसे पड़ गए? जेफ तुरंत जवाब नहीं देता, पहले बच्चों की तरफ मुड़कर उन्हें सेफ्टी हेलमेट पहनने को कहता है, फिर ब्रायन की तरफ देखकर शांत आवाज में बताता है कि इन पीछा करने वालों का असली निशाना वो खुद नहीं, सीजे है। असल में जेफ कोई बच्चा चोर नहीं, बल्कि वो आदमी था जिसने सीजे को असली बदमाशों से छुड़ाया था। जेफ की नजर का पीछा करते हुए ब्रायन ऊपर फ्लाईओवर के बिलबोर्ड की तरफ देखता है और दंग रह जाता है। पूरे शहर में उसी की वांटेड फोटो लगी है, यहाँ तक कि उसकी कार का नंबर प्लेट भी नोटिस पर है। ये देखते ही उसका डर और बढ़ जाता है। वो घबराकर फोन निकालता है कि पुलिस को सब समझा सके, लेकिन चेक करने पर पता चलता है कि फोन तो रेस्तरां में ही छूट गया। उसी समय जेफ की कार का ऑनबोर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम बज उठता है और कॉल करने वाली होती है ब्रायन की पत्नी। असल में जेफ के घर जाने से पहले ही ब्रायन ने उसकी नंबर पत्नी को दे दिया था कि मौका मिले तो इसी पर कॉल करना, क्योंकि उस वक्त उसे वहां ज्यादा देर रुकने का मन नहीं था। पीछे काली गाड़ी लगातार फासला घटाती जा रही है तो जेफ तुरंत एक्सीलरेटर पूरा दबाता है और अपनी प्रो लेवल ड्राइविंग से सड़क पर जिगजैग जी शेप में गाड़ी दौड़ाने लगता है ताकि पीछा छुड़ा सके। यही तो असली जिंदगी है। वो म्यूजिक पर सर हिलाते हुए बोलता है जैसे पूरी सड़क उसी का स्टेज हो। ब्रायन सामने लगभग टकराते पैदल यात्रियों को देखकर अंदर ही अंदर मर जाता है। उसे तो लगता है उसकी आत्मा शरीर से निकल ही गई, जबकि जेफ अब भी पूरी मस्ती में देवता ड्राइवर की तरह गाड़ी उड़ा रहा है। उधर पीछे सीट पर बैठे दोनों बच्चे भी म्यूजिक के साथ झूमने लगते हैं और धीरे धीरे इस पागलपन भरी राइड का हिस्सा बन जाते हैं। अकेला ब्रायन है जो जान जाने के डर से जकड़ा हुआ बैठा है। जेफ की टेढ़ी मेढ़ी ड्राइविंग का असर ये होता है कि पीछे लगी तीनों काली गाड़ियां एक एक करके बीच सड़क पर रुकने को मजबूर हो जाती हैं। लेकिन ब्रायन के चैन की सांस लेने से पहले ही सायरन बजाती एक पुलिस कार उनकी तरफ दौड़ती दिखती है। उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। समझ ही नहीं आता मामला इतनी जल्दी इतना बड़ा कैसे बन गया। तभी ब्लैक सूट वाले आदमी की गाड़ी फिर पास आ जाती है और वो पुलिस कार को भी काटकर रोक देता है, मगर पुलिस मानने को तैयार नहीं। वे भी स्पीड बढ़ाकर इस पागल रेस में शामिल हो जाते हैं। इसी जानलेवा अफरा तफरी में ब्रायन की नजर दूर एक लंबी काफिले पर पड़ती है। सुबह पार्क में मिली वही हैकी सैक वाली मॉम्स क्लब है। पूरी की पूरी गाड़ियां लाइन बनाकर चल रही हैं। ब्रायन तुरंत हाथ हिलाकर मदद का इशारा करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त कार की स्क्रीन पर उसका वांटेड पोस्टर चमक उठता है। आगे चल रही लेजी उसे एक नजर में पहचान लेती है और तुरंत स्टीयरिंग मोड़कर पूरे ग्रुप को कॉम्बैट फॉर्मेशन में जाने का सिग्नल देती है। अब उनका मिशन साफ है, ब्रायन को जिंदा पकड़ना है। जेफ इस पूरे काफिले को ज्यादा भाव नहीं देता, उल्टे बड़े आराम से लेजी को चिढ़ाता है, जिसे देख वो गुस्से से फटने को तैयार हो जाती है। वो अपने बेटे से कहती है कि बैग में हाथ डालकर टेजर निकालो ताकि जेफ को सबक सिखाया जा सके, लेकिन लड़के के हाथ बुरी तरह कांप रहे होते हैं। डर के मारे वो ट्रिगर दबाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। लेजी इतनी जल्दी में थी कि बार बार बेटे पर टेजर चलाने का दबाव डालती रही और अगले ही पल खुद पर बिजली का झटका खा बैठी। कार का कंट्रोल छूट गया और वो सड़क से बाहर जा टकराई। धुएं के बादल पूरे रोड पर फैल गए। फिर भी काले सूट वाला आदमी पीछा नहीं छोड़ता। उसकी एक काली गाड़ी को अचानक साइड से निकलते ट्रक ने जोर से टक्कर मारी और वो उछलकर दूर जा गिरी। इस तरह पूरे जत्थे को बिना ज्यादा मेहनत किए पीछा छुड़ाने का मौका मिल गया। कुछ देर बाद सब एक पार्किंग लॉट में आकर रुकते हैं। ब्रायन अब और नहीं झेल पाता और साफ साफ पूछ बैठता है कि जेफ और सीजे की असली कहानी क्या है। लगातार सवालों से घिरकर जेफ टालना छोड़ देता है और शुरू से सब बता देता है। फौज से रिटायर होने के बाद उसने गोदाम में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पकड़ ली थी। इरादा था
था कि अब बाकी जिंदगी आराम से गुजरेगी। कुछ हफ्ते पहले वहाँ एक सील किया हुआ बड़ा क्रेट आया। उसने नियम के हिसाब से उसे स्टोरेज रूम में रख दिया। जैसे ही मुड़ने लगा, बगल वाले कमरे से किसी बच्चे की मदद की आवाज सुनाई दी। जेफ को तुरंत गड़बड़ी का एहसास हुआ। उसने लात मारकर दरवाजा खोला तो अंदर एक बच्चा बंद मिला, वही सीजे। उसे फौरन लगा कि ये बच्चा किडनैप किया गया है। उसी पल उसके अंदर वाला जस्टिस वॉरियर जाग गया। वो शान से बताता है, मैंने बच्चे को हीरो की तरह बचाया, बिल्कुल येलोस्टोन वाले रेस्क्यू सीन जैसा, बस उससे भी ज्यादा कूल। उसकी आवाज में घमंड और उत्साह साफ झलकते हैं और ब्रायन भी उसकी इस बहादुरी की खुलकर तारीफ करता है। दोनों को पता ही नहीं चलता कि तभी से उनका पीछा करता काला आदमी ब्रायन के फोन में लगे जीपीएस के सहारे उन्हें ढूंढता हुआ इसी पार्किंग लॉट तक पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ दोनों बच्चे खेल में इतने खो जाते हैं कि हाथ से कंट्रोल निकल जाता है। वे ब्रायन की सारी हिदायतें भूलकर बड़ों की नजरों से दूर पार्किंग लॉट से और आगे की गलियों में निकल जाते हैं। मोड़ घुमाते ही अचानक उनका सामना सीधे एक हिटमैन से हो जाता है। दोनों घबराकर उल्टी दिशा में भागने लगते हैं, लेकिन सीधा जाकर टकराते हैं उन लड़कों से जो स्कूल में अक्सर लुकास को तंग करते थे। इस बार साथ में सीजे था। नतीजा ये हुआ कि गुंडे बच्चों का पूरा ग्रुप पिटकर बुरी तरह भाग खड़ा हुआ। इधर ब्रायन अब भी समझ नहीं पा रहा कि जेफ ने पुलिस को रिपोर्ट क्यों नहीं की। कारण साफ था, जेफ का दिमाग आम लोगों जैसा नहीं चलता। पिछली बार जब वो थाने गया तो शिकायत दर्ज कराने के बजाय सीधे कह बैठा कि उसने एक बच्चे को चुरा लिया है, तो जाहिर है उसे अपहरणकर्ता समझकर पूरे शहर में वांटेड कर दिया गया। ये सुनकर ब्रायन आग बबूला हो उठता है। उसे एहसास होता है कि वो तो बस बेकार में बीच रास्ते फंस गया। अगर जेफ ने ये सब छुपाया न होता तो वो और लुकास आज ऐसे शिकार बनकर ना भाग रहे होते। लेकिन उसकी बात पूरी होते ही वो काली कार सीधे पार्किंग लॉट में घुस आती है। जेफ तुरंत ब्रायन का हाथ पकड़कर भागता है और एक सबसे बढ़िया नजर आने वाली कार चुनकर उसे ही हाईजैक करके निकल भागने का प्लान बनाता है, जबकि ब्रायन घबराकर वापस बच्चों को ढूंढने दौड़ पड़ता है। खुशकिस्मती से सीजे को भागने छुपने का काफी तजुर्बा है। वो लुकास को साथ लेकर एक कार के पीछे छिप जाता है और बार बार जगह बदलता रहता है ताकि ऊपर नीचे देखता फिरता हिटमैन उन्हें देख ना पाए। इसी चतुराई की वजह से दोनों उस समय बाल बाल बच जाते हैं। जैसे ही ब्रायन बच्चों को ढूंढने लॉट में दौड़ता है, थोड़ी ही देर में पार्किंग में गोलियों की आवाज गूंज जाती है। हिटमैन सीधे उसकी दिशा में फायर करता है, लेकिन किस्मत से ब्रायन बच निकलता है और उसे कार के पीछे छिपे लुकास और सीजे दोनों मिल जाते हैं। उसके संभलने से पहले ही एक हिटमैन उन्हें देख लेता है, मगर ठीक फैसले के उसी पल जेफ कार घुसाकर उनके सामने आ जाता है और सबको सीट में खींचकर फटाफट पार्किंग लॉट से बाहर निकाल ले जाता है। वो सीधे अपने पिता के घर की ओर कार मोड़ देता है, इरादा ये कि कुछ समय के लिए सबको वहीं छुपा दे। असली वजह यह भी है कि बाप बेटे में पहले से ही खूब तकरार रहती है, तो ऐसी हालत में जेफ को अपने बूढ़े बाप को परेशान करने में और मजा आता है। लेकिन जैसे ही बूढ़ा सीजे को देखता है, उसके चेहरे की सख्ती एकदम पिघल जाती है। वो ठानकर कहता है कि ये तो जेफ का ही बेटा है और प्रमाण के लिए बचपन की पुरानी फोटो उठा लाता है। तुलना करते ही सब दंग रह जाते हैं। सीजे हूबहू बचपन वाले जेफ जैसा दिखता है, मानो एक ही सांचे से निकली दो कॉपियां हों। खुद जेफ भी हक्का बक्का रह जाता है। दिमाग में घूमने लगता है कि क्या वाकई सीजे उसका असली बेटा हो सकता है। ये ख्याल सुनने में जितना अजीब उतना ही नामुमकिन सा लगता है, लेकिन सिर्फ 3 सेकंड में वो इस नए सच को मान भी लेता है। तो तू मेरा बेटा निकला, इसलिए तो इतना हैंडसम है। बात खत्म होते ही सीजे उसे जोर जोर से पीट देता है और उसका सारा रौब धरा रह जाता है। मजबूर होकर जेफ अपने पिता से कहता है कि वो दोनों बच्चों को यहीं छुपा कर रखे जब तक वो हिटमैन का मसला निपटा कर वापस आ जाए, मगर बूढ़ा साफ मना कर देता है। यानी अब आगे की जंग भी इन्हें साथ लेकर ही लड़नी पड़ेगी। जेफ और ब्रायन मजबूरन बच्चों को साथ लेकर आगे निकलते हैं। कुछ देर बाद चारों सड़क किनारे लगे एक फूड ट्रक पर रुककर पेट भरने बैठते हैं। खाने के दौरान ब्रायन मौका देखकर पूरी कहानी को जोड़ने की कोशिश करता है और नतीजा निकलता है कि सारी गड़बड़ियों के सहकर्मी जैकू क्यू डेंग जैक, जो बड़े आराम से चुपचाप बैठा सब देखता रहा था, उसे बाहर निकालने के लिए दोनों ने हनी ट्रैप वाला प्लान बनाया। उन्होंने डेटिंग ऐप पर कैरेन नाम की एक सुंदर लड़की का फेक प्रोफाइल बनाया और जैक को मीठे मीठे थोड़ा फ्लर्टी मैसेज भेजकर मिलने के लिए उकसाया। लेकिन जैक बहुत तजुर्बेकार निकला। एक नजर में ही समझ गया कि अकाउंट नकली है। उसने तुरंत ब्रायन जेफ वाला अकाउंट ब्लॉक कर दिया। अच्छा हुआ कि ब्रायन का दिमाग तेज चला। उसने एमिली के असली अकाउंट से जैक को मैसेज किया। इस बार जैक कुछ समझ नहीं पाया और तुरंत मिलने के लिए तैयार हो गया। 1 घंटे बाद वो पूरा सजा धजा तय जगह पर पहुंचता है और अंदर घुसते ही देखता है कि सामने ब्रायन अजीब सी कॉस्ट्यूम में बैठा उसका इंतजार कर रहा है। जेफ और ब्रायन दोनों की जिरह के दबाव में जैक की हिम्मत जवाब दे देती है। वो बिना ज्यादा ना नुकर किए सब सच उगल देता है।
है। असल बात ये निकलती है कि सीजे जेफ का नेचुरल बेटा नहीं बल्कि उसकी जेनेटिक कॉपी है, उसके जीन से तैयार किया गया क्लोन। इसलिए उसकी शक्ल, सूरत, आदतें, अंदाज़त सब कुछ हूबहू जेफ जैसा है। फर्क सिर्फ इतना कि सीजे अपग्रेडेड वर्जन है। उसकी ताकत, रफ्तार और दिमाग तीनों एक आम इंसान से कहीं ज्यादा है। इसीलिए कम उम्र के बावजूद वो बड़ों की तरह जेफ से बराबरी की लड़ाई कर लेता है और सबको लगता है कि वो कोई असाधारण जीनियस बच्चा है। लेकिन जब ब्रायन ने पूछा कि इस सब के पीछे असली खिलाड़ी कौन है, तो जैक बस सिर हिलाता रहा, बोलता रहा कि वो ये बात नहीं बता सकता। जेफ ने ज्यादा बहस नहीं की, उसने सीधे मेज पर रखा लैंप उठाया और उसके सिर पर दे मारने के लिए ऊपर उठा लिया। डर के मारे जैक की ट्यून तुरंत बदल गई। घबराकर उसने सब उगल दिया। ये पूरा खेल एक टेक कंपनी के मालिक साइमन के इशारे पर चल रहा है। जिस जवाब की जरूरत थी वो मिलते ही जेफ ने जैक को हवा में उड़ा दिया, जैसे अब उसका कोई मतलब ही ना हो, और आराम से मुड़कर सीजे के साथ मस्ती में लग गया। एक ही जीन से बने बाप बेटे की केमिस्ट्री क्या होती है ये यही दिखता है। दोनों का तालमेल, सोच और हर रिएक्शन एकदम सिंक में, जैसे दिमाग भी कॉपी पेस्ट हो। इधर ब्रायन को एमिली का फोन आता है। उसे लगता है पत्नी उसकी पूछताछ करने वाली है, लेकिन दूसरी तरफ से किसी अनजान मर्द की आवाज आती है। स्क्रीन पर देखो, साफ हो जाता है कि हिटमैन लोगों ने एमिली को ढूंढ निकाला है। बीवी की जान दांव पर होने की वजह से ब्रायन मजबूर हो जाता है। वो उनके बताए मुताबिक जेफ और बच्चों को एक सुनसान कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ ले जाता है। जैसे ही कार से नीचे उतरते हैं, जेफ को माहौल में गड़बड़ लगने लगती है, लेकिन अभी तक उसे ब्रायन पर शक नहीं होता। तभी अचानक चारों तरफ से भाड़े के गुंडों का झुंड निकलकर उन्हें घेर लेता है। उसी वक्त जेफ को समझ आता है कि ब्रायन ने ही अनजाने में उन्हें बेच दिया है। वो कुछ पूछ पाता उससे पहले दो और काली गाड़ियां वहां आ रुकती हैं और उनमें से बाहर आता है वही शख्स साइमन, जिसे वे अब तक सिर्फ नाम से ढूंढ रहे थे। साइमन कुछ ज्यादा बोले बिना सीधे आदमियों को आदेश देता है कि सीजे को ले जाओ। फिर ठंडे लहजे में जेफ से कहता है कि जेनेटिक क्लोन कभी असली जज्बात नहीं रख सकता, क्योंकि फीलिंग्स जैसी चीज उसके जीन में होती ही नहीं। ये सुनकर जेफ आग बबूला हो जाता है और चिल्लाकर कहता है कि ये सब बकवास है। सीजे के जज्बात साबित करने के लिए वो धीरे धीरे घुटनों पर बैठता है, सीधा उसकी आंखों में देखकर कहता है, आई लव यू किड, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो। सीजे का जवाब उसे पत्थर बना देता है, मुझे समझ नहीं आता तुम क्या कह रहे हो, प्यार क्या होता है। ये सुनकर जेफ अंदर से टूट जाता है। मजबूर होकर उसे वहीं बच्चे से विदा लेना पड़ता है, क्योंकि इस वक्त वो साइमन से सीधे भिड़ने की ताकत ही नहीं रखता। तभी लुकास भागकर आता है, अपनी जैकेट उतारकर सीजे के कंधों पर डाल देता है और उसे कसकर गले लगा लेता है। साइमन सीजे को लेकर चला जाता है और कुछ देर बाद ब्लैक सूट वाला आदमी फिर सामने आता है। वो जेफ पर ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि ब्रायन गाड़ी दौड़ाकर समय पर आकर उसे बचा लेता है। मौके का फायदा उठाकर जेफ उस हिटमैन की जेब टटोलता है और ब्रायन का मोबाइल निकाल लेता है। किस्मत से स्क्रीन पर सीजे की लोकेशन ट्रैक हो रही होती है। दोनों तुरंत उस सिग्नल को फॉलो करते हुए उस बिल्डिंग तक पहुंचते हैं जहां सीजे को लाया गया था। थोड़ी देर दूर से नजर रखकर ब्रायन को अंदाजा होता है कि ये किसी मिलिट्री कंपाउंड जैसा है। वे लुकास को कार के अंदर ही छोड़ देते हैं और खुद दबे पांव मेन गेट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन पास आकर देखते हैं कि तारों से बना फेंस गेट तो पहले से खुला है, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें अंदर आने के लिए छोड़ा हो। उस वक्त सीजे को बचाना ही सबसे जरूरी था, इसलिए दोनों ने ज्यादा सोच समझ में वक्त बर्बाद नहीं किया और तय किया कि अलग अलग दिशा में जाकर उसे ढूंढेंगे ताकि लड़के तक जल्दी पहुंचा जा सके। लेकिन हुआ उल्टा। जब कुछ देर बाद वे फिर आमने सामने आए तो दोनों के साथ साथ दो दो सीजे खड़े थे जो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उन दोनों बच्चों ने बिना हिचकिचाए एक साथ जेफ पर हमला कर दिया। ब्रायन के रोंगटे तब खड़े हो गए जब उसने देखा कि आंखों के सामने वाले सीजे जैसे किसी और के कब्जे में आ गए हों। वे जमीन पर बिल्कुल सीधी कठोर मुद्रा में बैठते हैं, मानो किसी ने रिमोट से कंट्रोल ले लिया हो। वो सहज ही पीछे मुड़कर तेजी से निकल जाना चाहता है, मगर कुछ कदम भी नहीं चला होता कि उसके सामने रास्ता रोककर तीन और सीजे खड़े मिलते हैं। ब्रायन और जेफ दोनों उल्टा घूमकर भागते हैं, लेकिन पूरा झुंड सा उनके पीछे पड़ जाता है। आखिरकार उन्हें जबरदस्ती एक गड़बड़ उलझी हुई लड़ाई में उतरना पड़ता है और बड़ी मुश्किल से किसी तरह बच निकलते हैं। अभी वे चैन की सांस ही लेते हैं कि गलियारे में अजीब सी गुर्राहट गूंजती है और पूरा बिल्डिंग हल्के हल्के ऐसा कांपता है जैसे कहीं दूर जमीन हिल रही हो। अच्छी बात ये थी कि सारे बच्चों की गर्दन में लगा खास कंट्रोल कॉलर उन्हें तय दायरे से बाहर जाने नहीं देता, वरना हाल और बुरा होता। ये देखकर दोनों कुछ राहत महसूस करते हैं, यहाँ तक कि क्लोनों पर हंसी भी निकल आती है। मगर हंसी पूरी होने से पहले ही एक हिटमैन पीछे से आकर जेफ को पकड़ लेता है। दोनों को लैब की तरफ ले जाया जाता है। उन्होंने समझा था जेफ अभी थका हुआ है, पर वो
पूरी तरह होश में था। मौका मिलते ही वो अपना सिर झटके से हिटमैन के चेहरे पर दे मारता है, जिससे ब्रायन के भागने का रास्ता बन जाता है, जबकि खुद उसे धक्का देकर एक गुप्त कमरे में बंद कर दिया जाता है। जेफ ने सोचा भी नहीं था कि गुप्त कमरे में उसका पुराना कमांडिंग ऑफिसर पहले से इंतजार कर रहा होगा। असल में ये सब उसी की प्लानिंग थी। वो हमेशा मानता था कि जेफ एक परफेक्ट योद्धा है, बस अफसोस ये कि उसमें जज्बात और हमदर्दी जैसी कमजोरियां हैं। इसलिए एक रूटीन मेडिकल चेकअप के दौरान उसने साइमन की टेक कंपनी से मिलकर चोरी छुपे जेफ का डीएनए सैंपल निकलवाया, ताकि उससे बिना भावनाओं वाला अपग्रेडेड क्लोन बनाया जा सके, जो आज सीजे की शक्ल में उनके सामने खड़ा है। अब जब प्रोजेक्ट कामयाब हो चुका था, उनका अगला कदम था ऐसे बेशुमार क्लोन तैयार करना ताकि पूरी की पूरी इमोशन फ्री सुपर सोल्जर आर्मी बनाई जा सके। कुछ ही देर बाद फाइनल टेस्ट शुरू कर दिया जाता है। अफसर ठंडे चेहरे से सीजे को आदेश देता है कि जेफ को खत्म कर दे, ताकि देखा जा सके कि वह सच में परफेक्ट सोल्जर मॉडल बनने लायक है या नहीं। आदेश सुनते ही सीजे बिना किसी हिचक के हथियार उठाता है और उसी आदमी पर निशाना साध लेता है जिसे वो अब तक डैड कहता आया है। पर जेफ एक कदम पीछे नहीं हटता। वो कहता है, तू कोई बेदिमाग मशीन नहीं है, मुझे यकीन है अगर तू और मैं एक ही जैसे हैं तो तेरे सीने में भी वैसा ही दिल धड़क रहा है जैसा मेरे। सीजे कुछ देर तक चुप रहता है, फिर उसके होठों पर हल्की शरारती मुस्कान उभरती है। अचानक वो अपना रुख मोड़ता है, गोली की दिशा बदल देता है और अगले ही पल बाप बेटे मिलकर बिजली की तरह पूरे दस्ते को धराशायी कर देते हैं। कमांडिंग ऑफिसर घबराकर बंदूक जेफ पर तान देता है, कड़वाहट से कहता है कि जेफ ने उसे जिंदगी भर के लिए मायूस कर दिया। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि जोरदार धमाके के साथ एक कार दीवार तोड़कर अंदर घुस आती है। स्टीयरिंग पर बैठा कोई और नहीं, खुद ब्रायन है और उसके साथ आगे की सीट पर लुकास कार की एंट्री से अफसर भले घायल न हो, लेकिन इतना गैप जरूर बन जाता है कि जेफ हरकत में आ सके। वो आगे बढ़कर एक ऐसा घूंसा जड़ता है कि सामने वाला कमांडर एक ही वार में ढेर हो जाता है और ठीक उनकी आंखों के सामने मंडराता खतरा वहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद जेफ जोश में हाथ ऊपर उठाकर सीजे के साथ हाई फाइव करना चाहता है, लेकिन लड़का वहीं सूट की तरह खड़ा रहता है, कोई रिएक्शन नहीं, जिससे जेफ थोड़ा सा उदास हो जाता है। वो जैसे ही हाथ नीचे करने लगता है, सीजे अचानक आगे बढ़कर उसे कसकर गले लगा लेता है। ऐसा सच्चा टाइट हक जैसे छोड़ने का मन ही न हो। कुछ देर बाद चारों एक साथ ट्रेनिंग एरिया से बाहर निकलते हैं। रास्ते में ब्रायन बेचैन होकर पूछता है कि अंदर पड़े इतने सारे क्लोनों का क्या होगा, तो जेफ बड़े आराम से जेब से एक रिमोट निकालता है। बटन दबाते ही जमीन हिला देने वाला धमाका होता है। बेस के भीतर छुपी सारी बुराई आग में जलकर राख हो जाती है। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। फिल्म देखने के लिए धन्यवाद। अब तुम्हें ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।